हेलो व्यूअर्स, AITCS चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनल लॉ पे आधारित है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उस पर किसी कारणवश पुलिस केस हो जाता है तो उसके प्रोफेशनल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि GST, इनकम टैक्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट SN धुरिया AITCS चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हमारे इनकम टैक्स या GST से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल लॉ पे आधारित है। हमारा ऐसा मानना है कि आज की विषय को सभी को देखना और समझना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक है सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे लोगों पर पुलिस केस का क्या प्रभाव पड़ता है। What impact is felt by the person who are preparing for गवर्नमेंट जॉब। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसको धमकियां मिलती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और तुम्हें सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। ये बात कहां तक सच है? क्या वाकई पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव होने पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, या सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विवादों से दूर रहना चाहिए। ये बात सच है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन में रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाती है, अर्थात उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है या वह व्यक्ति किसी आपराधिक मुकदमे में कन्विक्ट किया गया होता है, तो सरकारी नौकरी पाने में उसे दिक्कत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को ही सरकारी सेवा में लेती है। या फिर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वह नौकरी कर रहा है और बाद में ऐसे पता चला कि वह व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त था और उसके ऊपर सजा हुई थी, तो उसे सरकारी सेवा से बाहर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात सोचने और समझने वाली है कि क्या पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाने से ही सरकारी सेवा की योग्यता खत्म हो जाती है? Is the eligibility for the government job lapses if the name of the person preparing for government job is recorded in police record? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी क्रिमिनल एक्ट में
कन्विक्टेड हुए हो, जहां पर सजा की अवधि 3 साल से कम है, तो इस केस में सरकारी नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी इन द सेंस, अगर आपको इस आधार पे सरकारी सेवा में नहीं लिया जाता है, आपका रिटेन एग्जाम हो गया, आपका मेडिकल हो गया, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में इस बात का पता चलता है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चला था और ये पाया गया कि आपराधिक मुकदमे में जो सजा हुई थी वो 3 साल से कम थी, तो आपको सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए आपको जस्टिस पाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में फाइट करनी पड़ेगी। तो ये मानकर चलिए कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में जहां पर सजा का प्रावधान 3 साल से कम है, वहां पे सरकारी नौकरी पाने में फिलहाल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे की ओर और यह देखते हैं कि कौन से ऐसे आपराधिक कृत्य हैं, कौन सी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसमें सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति जाने या अनजाने उसमें फंस जाता है या फंसाया जाता है। अगर ऐसी ही परिस्थिति किसी के सामने उत्पन्न हो जाए जिसमें ना चाहते हुए भी वह क्रिमिनल एक्ट में फंसा हुआ पाया जाता है, तो उसकी सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। सो वी शैल डिस्कस दिस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एनी पर्सन preparing for government job knowingly or unknowingly, whether he has been falsely implicated in the criminal case, then how he or she will save and will achieve government job। तो पहला डिस्कशन का पॉइंट यह है, शांति भंग के अपराध में क्या पोजीशन है। तो यहां पे शांति भंग हम लोग जानते हैं कि अक्सर अगर आप पड़ोसी से विवाद हो जाता है या फिर किसी भी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, तो वह व्यक्ति पुलिस बुला लेता है और पुलिस आकर उसको शांति भंग के केस में चालान कर देती है। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, पुलिस को ये पावर मिली हुई है कि समाज में शांति भंग करने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति पर पुलिस को शक है कि वह व्यक्ति समाज में शांति भंग कर सकता है, तो शांति को भंग होने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम ऑफ द एरिया हैज गॉट पावर टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट टू ए पर्सन who is likely to disturb the peace of that area, tranquility of the area, harmony of the area। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिस व्यक्ति को शांति भंग के केस में गिरफ्तार किया गया है उसको बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है। मीन्स उससे एक बॉन्ड भरवाई जाती है और उस बॉन्ड पर वह व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उस बॉन्ड पर यह लिख कर देता है कि भविष्य में मैं ऐसे किसी अपराध का काम नहीं करूंगा जो समाज में शांति भंग करती है।
So in this case, the person who is preparing for the government job, if arrested under preventive arrest by the police, he shall has to furnish a bond. The format is prescribed under CRPC, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में बॉन्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है। उसी फॉर्मेट में बॉन्ड को भरकर एसडीएम या डीएम के पास जमा करना होता है और उसमें ये बात लिखी होती है कि भविष्य में वह ऐसा कृत्य नहीं करेगा। तो अब मान लीजिए शांति भंग के आरोप में अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को, जो सरकारी नौकरी की सेवा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या इस बेसिस पे सरकारी नौकरी पाने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट का जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये बात निकल कर आएगी कि सर्टेन डेट को, फला तारीख को यह व्यक्ति शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। तो क्या इससे पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सरकारी नौकरी पाने के लिए नेगेटिव मानी जाएगी? नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस, शांति भंग का केस कोई सीरियस अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन कैंडिडेट को यह समझना होगा कि उसके ऊपर शांति भंग का आरोप बार बार ना लगा हो। So in reality we can say that if any candidate has been arrested by the police for the breach of peace and he has furnished the appropriate bond to the DM or SDM, it will not create any hindrance for getting the government job. But the candidate should keep in mind that this type of case should not be more, कम से कम हो। दूसरा ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति ना चाहते हुए भी फंसाया जाता है, वो क्या है? क्राइम रिलेटेड विथ मैरिज, विवाह से संबंधित अपराध। तो विवाह से संबंधित अपराध क्या होते हैं? विवाह से संबंधित अपराध होते हैं दहेज हत्या, डॉरी डेथ, आईपीसी की धारा 498A क्रूल्टी टू द वुमेन, पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, या और भी ऐसे सीरियस ऑफेंस हैं जो एक व्यक्ति चाहे या अनचाहे उसको झेलना पड़ता है। धमकी दी जाती है कि हम तुम्हें दहेज में फंसा देंगे, हम तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर क्रूल्टी का केस कर देंगे और इससे तुम्हारी नौकरी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये जान के रखिए कि क्राइम्स रिलेटेड विथ मैरिज सच एज डॉरी डेथ, क्रूल्टी टू वुमेन, ये सब सीरियस ऑफेंस हैं। इसमें अगर कन्विक्शन हो जाती है, अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो इसकी सजा निसंदेह 3 साल से अधिक होती है। तो इस केस में अगर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला व्यक्ति कन्विक्टेड होता है तो उसको सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में नहीं लिया जाता। लेकिन मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्राइम्स या ऑफेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। जैसे कि एक क्राइम है सीआरपीसी की सेक्शन 125 में केस ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण का केस। पत्नी से विवाद चल रहा है, पत्नी अलग रही है और उसने उस कैंडिडेट के ऊपर भरण पोषण का, मेंटेनेंस का केस कर दिया है। Although the case is related with the CRPC
एंड इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, फिर भी इसे पूरी तरह से क्रिमिनल केस नहीं माना जाता। यह एक सिविल नेचर का केस होता है। तो आपको ये जाननी जरूरी होती है कि मेंटेनेंस का केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो इस अवस्था में आपको सरकारी नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, और वो है कि पुलिस की गिरफ्तारी का ऐसे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक बात आप जान लीजिए कि पुलिस की गिरफ्तारी का प्रभाव ऐसे कैंडिडेट पर पड़ता है जो सरकारी सेवा की तैयारी कर रहा है। अगर वो पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से ज़्यादा रहना पाया जाता है। हमको पता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकती। 48 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार, मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी होती है। सो बी रिमेंबर, if the period of arrest, whether it is a police custody or judicial custody, is more than 48 hours, तब तो प्रॉब्लम है। इस केस में आपको सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह कैंडिडेट को चाहिए कि पुलिस उनको गिरफ्तार ही ना कर सके, उनको गिरफ्तारी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पुलिस गिरफ्तार कर ली और आपकी जमानत थाने से नहीं हुई, 48 घंटे के भीतर नहीं हुई, तब आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी में, सरकारी नौकरी पाने में असुविधा होगी। लेकिन अगर आपने अग्रिम जमानत ले ली है, एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है और पुलिस आपको गिरफ्तार करके ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल आपको छोड़ देती है, तो इस केस में आपको गिरफ्तार किया हुआ नहीं माना जाएगा और पुलिस की गिरफ्तारी पर आपकी सरकारी नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंत में एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो बात क्या है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चला। यहां आपका मतलब उन व्यक्तियों से है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चला, देयर इज ए केस ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस इन द कोर्ट, और उस केस में आप बाय इज्जत बरी हो गए। द कैंडिडेट हैव बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ विथ फुल डिग्निटी, तब गवर्नमेंट जॉब पाने में कोई असुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप उस क्रिमिनल ऑफेंस में सेटलमेंट के थ्रू, राजीनामा के थ्रू बरी होते हैं, तो इसको बाइज्जत बरी होना नहीं कहा जाएगा और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बाइज्जत बरी होना उसको कहते हैं जहां अभियोजन पक्ष को किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है। Acquittal with full dignity is regarded in the case where the prosecution has no sufficient evidence to trial the person in any criminal case.
तो यहाँ पर आपको दोनों बातों की डिफरेंस समझनी होगी, अंतर समझनी होगी। एक बाइज्जत बरी होना और एक सेटलमेंट, माने पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ आपने अपराध किया है उसके साथ सेटलमेंट करके, राजीनामा करके बरी होना। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन पेनल कोड में ऐसे बहुत से अपराध हैं जो राजीनामा या पीड़ित के साथ सेटलमेंट करके खत्म किए जाते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है और आप पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में आपने पीड़ित के साथ सेटलमेंट कर ली और कोर्ट को ये बताया कि अक्यूज्ड और विक्टिम में सेटलमेंट हो गया है, इस बेसिस पर अक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए, तो इसको बाइज्जत बरी करना नहीं कहते। आपको सरकारी सेवा में तभी लिया जाएगा जब आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में बाइज्जत बरी हो गए हों। अतः यहां ध्यान देने की यह बात है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, आपको सेटलमेंट नहीं करनी है। विक्टिम के साथ आपको सेटलमेंट नहीं करनी है। आपको ट्रायल फेस करना है और उस ट्रायल में आपको बाइज्जत बरी होना है, तभी जाकर के आप सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल होंगे। आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा कोर्ट में चला, पुलिस रिकॉर्ड में आपका आपराधिक ब्यौरा दर्ज है, लेकिन आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तो ऐसे केस का पुलिस वेरिफिकेशन सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई महत्व नहीं हो जाता। सो बिफोर कंक्लूडिंग, मैं इसका सारांश बता दूं कि इन केस वेयर द पीरियड ऑफ अरेस्ट इज लेस देन 48 आवर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Where the person has been convicted in an offense which is punishable by a period less than 3 years, 3 साल सजा की, कैद की सजा वाले अपराधों में अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति के ऊपर सरकारी नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होती। Offences with related to marriage such as maintenance case also does not give any effect. पुलिस गिरफ्तारी से आपको हर संभव बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप उस घटना स्थान से भाग जाइए ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर सके, और इसी दरमियान आप अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी पेश कर दीजिए, अग्रिम जमानत ले लीजिए, क्योंकि एक बार पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर लेती है तो 48 घंटे से ज़्यादा आपकी हिरासत में रख लेती है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, न्यायिक हिरासत हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, पुलिस की अभिरक्षा में हो। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी और आपको सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा चर्चा का विषय। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आप तक समझाने में सफल हुआ। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।